नमस्कार। मैं आपको कोई भारी भरकम राजनीतिक विश्लेषण नहीं सुनाने जा रहा हूं, बल्कि पंचतंत्र की एक ऐसी नीति कथा सुनाने जा रहा हूं जो सुनने में भले प्राचीन लगे, लेकिन आज के भारत की राजनीति और एक बड़े नेता की भूमिका पर खतरनाक ढंग से फिट बैठती है। कहानी सुनते समय किसी का नाम अपने मन में मत लाइए, बस अंत तक धैर्य रखिए, क्योंकि जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी तस्वीर अपने आप साफ होती चली जाएगी। पंचतंत्र में एक राज्य का वर्णन आता है जहां राजा वृद्ध हो चुका था। स्वाभाविक है कि उसका पुत्र राजकुमार था। वंश यानी खानदान प्रतिष्ठित था, अवसर भरपूर थे, जनता की सहानुभूति भी उसके साथ थी। उसे बार बार तैयार किया जा रहा था, प्रशिक्षण दिया जा रहा था, तरह तरह की जिम्मेदारियां भी दी जा रही थीं, क्योंकि भविष्य में वही राज्य संभालेगा। अनुभवी मंत्री थे, विद्वान सलाहकार थे और राज्य की सारी संस्थाएं उसे स्वीकार करने के लिए भी तैयार थीं। लेकिन एक समस्या थी, राजकुमार को सत्ता पाने की ज्यादा जल्दी थी। वह यह मान बैठा था कि केवल जन्म और अधिकार ही शासन के लिए पर्याप्त होते हैं। उसे यह भ्रम हो गया कि धैर्य, नीति और भूमिका की समझ केवल दिखावे की बातें हैं। इसी अधैर्य के क्षण में उसके जीवन में प्रवेश हुआ एक दुष्ट सियार का। पंचतंत्र में सियार को हमेशा चालाक, अवसरवादी और दोमुहा बताया गया है। वह न तो राज्य का हित चाहता था, न राजकुमार का। वह केवल अराजकता से लाभ उठाना जानता था। सियार ने राजकुमार से कहा, तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। तुमसे योग्य इस राज्य में और कौन है? इसलिए तुम्हें अभी सत्ता मिलनी चाहिए। राजा और मंत्री ही तुम्हें रोक रहे हैं, और अगर वे राज्य तुम्हें नहीं दे रहे तो बाहर जाकर इसकी शिकायत करो, मदद मांगो। सियार ने राजकुमार को यह भी समझाया कि अगर तुम अपने ही राज्य की कमियां बाहर बताओगे तो विदेशी राजाओं की सहानुभूति तुम्हें मिलेगी और वे तुम्हें राजा बनाने में मदद भी कर सकते हैं। राजकुमार को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने मंत्रियों की सलाह को नजरअंदाज किया, दरबार की मर्यादा को तोड़ा और पड़ोसी राज्यों में जाकर अपने ही राज्य की निंदा करनी शुरू कर दी। उसने सेना की क्षमता पर सवाल उठाए, प्रशासन को अयोग्य बताया और राज्य की संस्थाओं को ही भ्रष्ट घोषित कर दिया। शुरुआत में उसे बाहर खूब तालियां मिली। सियार खुश था, लेकिन राज्य के भीतर परिणाम उल्टे होने लगे। जनता में भ्रम फैला, शत्रु देशों का हौसला बढ़ा और राज्य की एकता कमजोर होने लगी। पंचतंत्र बताता है कि कुछ समय बाद वही विदेशी राजा जो तालियां बजा रहे थे, राज्य पर दबाव बनाने लगे। उन्हें लगा कि यह राज्य भीतर से कमजोर हो चुका है, अब इस पर हमला बोला जा सकता है अथवा दबाव में लेकर अपनी शर्तें मनवाई जा सकती हैं। अंततः राजा को कठोर निर्णय लेना पड़ा। राजकुमार को सत्ता नहीं मिली, बल्कि उससे राजा और प्रजा दोनों का भरोसा भी छिन गया और सियार मौका पाकर वहां से चुपचाप भाग निकला। वह अगले राज्य की ओर चला गया, नई अराजकता की तलाश में। पंचतंत्र यहां एक गहरा संदेश देता है, जो सत्ता के लिए अपने ही राज्य की जड़ों पर वार करता है वह न सत्ता पाता है न सम्मान, और अंततः अपने ही उद्देश्य से भटक जाता है। अब इस कथा को आज के भारत पर रखकर देखिए। आज भारतीय राजनीति में एक ऐसा नेता है जिसे वंश, अवसर, मंच और बार बार मौके मिले। जनता के एक वर्ग ने उससे उम्मीदें भी बांधी, लेकिन सत्ता पाने की अधीरता में उसने बार बार वही रास्ता चुना जिसके बारे में चेतावनी पंचतंत्र देता है। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस और प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी की। यह व्यक्तिगत हमला नहीं है, बल्कि सार्वजनिक रिकॉर्ड पर आधारित राजनीतिक आचरण का विश्लेषण है। राहुल गांधी ने बीते वर्षों में
कई ऐसे बयान दिए और कदम उठाए जिन पर देश के भीतर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल उठे। विदेशों में जाकर भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अविश्वास जताना, भारतीय सेना और सुरक्षा तंत्र पर सार्वजनिक शंका करना और यह संकेत देना कि भारत की व्यवस्था विश्वसनीय नहीं है, इन सब पर व्यापक आलोचना हुई। राजनीति में सरकार की आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन जब आलोचना संस्थाओं पर अविश्वास में बदल जाए तो उसका असर केवल सत्ता पर नहीं, देश की साख पर भी पड़ता है। यही वह बिंदु है जहां पंचतंत्र की कथा डराने लगती है। राहुल गांधी को सलाह देने वालों की कभी कमी नहीं रही, लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने किन आवाजों को चुना। क्या वे अनुभवी नीति निर्माताओं की थीं या फिर उन अवसरवादी सियारों की जिन्हें केवल अराजकता से लाभ दिखता है। परिणाम आज हमारे सामने है। सत्ता तो नहीं मिली, लेकिन संदेह, टकराव और भ्रम जरूर बढ़ा। जनता के एक बड़े हिस्से में यह धारणा बनी कि उनकी यह राजनीति सत्ता के लिए ही है, राष्ट्र के लिए नहीं। पंचतंत्र यह भी सिखाता है कि राजकुमार अगर अपनी भूमिका नहीं समझता तो वह राजा बनने से पहले ही अस्वीकार कर दिया जाता है। भारत जैसे राष्ट्र में विपक्ष की भूमिका अत्यंत पवित्र होती है। सरकार को चुनौती देना, नीतियों पर सवाल उठाना, लेकिन राष्ट्र की एकता और संस्थाओं की विश्वसनीयता को कमजोर किए बिना। जब यह संतुलन टूटता है तो राजनीति नीति नहीं, अनैतिक शोर बन जाती है। आज राहुल गांधी की राजनीति इसी द्वंद्व में फंसी दिखती है। सत्ता पाने की तीव्र इच्छा, बदहवासी, लेकिन भूमिका की स्पष्टता का अभाव। पंचतंत्र के अनुसार ऐसे राजकुमार का भविष्य अंधकारमय होता है, चाहे उसकी मंशा कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। इस कहानी का अंत बहुत कठोर है, लेकिन उतना ही सच्चा भी। सत्ता पाने के लिए राष्ट्र को कटघरे में खड़ा करना अंततः सत्ता से और दूर ले जाता है। दुष्ट सियार तो हमेशा बच निकलता है, लेकिन राजकुमार इतिहास के कटघरे में खड़ा रह जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या आज की राजनीति में हम पंचतंत्र की इन चेतावनियों को समझ रहे हैं या फिर इतिहास को दोहराने पर अड़े हैं। कहानी में राजकुमार तो राहुल गांधी हैं, लेकिन यह सियार कौन है, जरूर बताइएगा।